कौन कौन से कंट्री ऐसे हैं जहाँ वीज़ा जो है वो आसानी से मिल जाता है? कनाडा, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं, जो फैमिली वीज़ा के हवाले से बहुत बेहतर तो उसके लिए क्या रिक्वायर होता है? कितने पैसे रिक्वायर होते हैं? वो कंट्री चूज़ करें जिनका वीज़ा आपको लॉन्ग टर्म का मिल रहा है। वीज़ा आपने किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना हो, आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत सिंपल से और बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सिर्फ एक ही यूरोपीय कंट्री का ले लें वीज़ा और बाकी आप 27-28 कंट्रीज घूम सकते हैं। कोई ऐसी आसानी भी होती है? इनमें से अगर किसी एक भी कंट्री का आपके पास वीज़ा स्टैम्प हो जाता है, तो बाकी 28 कंट्रीज़ जो हैं वो आप उस पे विज़िट कर सकते हैं। कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ स्टडी या वर्क के लिए बेहतर आप समझती हैं? ऑस्ट्रेलिया में अभी जो फ़ायदा हो सकता है विज़िटर्स को, इसकी ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी चल रही है। हमारे मुल्क का वीज़ा भी अप्लाई करें, यहाँ पे आपको नेशनैलिटी भी देंगे, आप यहाँ पे शादी करके सेटल्ड हो सकते हैं, इस तरह की खबरें। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अगर वीज़ा लेना इतना आसान है तो लोग डंकी क्यों लगाते हैं? वीज़ा लग भी सकता है, वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है। नहीं, पासपोर्ट की ताकत बढ़ जाती है यूएस वीज़ा लगने से? वो एम्बेसडर को अपना पर्पस ही ना क्लियर कर पाए मेरे वहाँ पे जाने का, तो आपको ऐसे इंग्लिश बोलने का क्या फ़ायदा है। साउथ कोरिया बहुत अच्छा ऑप्शन है ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के हवाले से। किसी भी कंट्री में अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, तो इस पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। यूरोप का वीज़ा जो है जी। ये कितने दिनों बाद मिल जाता है? आपने कल ही पासपोर्ट लेके आना है, मैंने उस पे आपका वीज़ा चिपका देना है। हमारी आवाम भी ये सुनना चाहती है। आपका जो पूरी फ़ाइल का खर्चा ना वो 5 लाख भी नहीं है। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे कौन से ममालिक ऐसे हैं जहाँ फ्री एंट्री है? ये जो डन बेस वाले हैं या 100% वाले हैं, इन्होंने कोई लाइसेंस वगैरह नहीं लिया होता है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन आसी। आजकल नौजवान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हैं और वो रोज़गार को लेके इतने ज़्यादा सीरियस है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। और जैसे ही वो ये माइंड बनाते हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं रोज़गार के लिए, वर्क के लिए या जॉब करने के लिए या पढ़ने के लिए या किसी भी दूसरी रीज़न की वजह से, तो वो जैसे ही माइंड बनाते हैं और जैसे ही मार्केट में जाते हैं उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। और पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे मोहल्ले में एक बंदा जो है ना वो दुकान खोल के बैठा हुआ है कि जी मैं आपको दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकता हूँ। और जो लोग लीगल तरीके से नहीं जाना चाहते तो वो फिर अपनी जान की बाजी लगाकर, डंकी लगाकर जाना चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे साथ वीज़ा एक्सपर्ट मौजूद है फ़ायज़ा। ये बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा वीज़े इनके पास लग भी चुके हैं और ना ही ये इतने ज़्यादा पैसे चार्ज करती है जो आप दूसरों का सुनते हैं। बहुत ही सीधा काम कर रही हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ ये काम कर रही हैं। फ़ायज़ा, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक़्त दिया। थैंक यू। अच्छा फ़ायज़ा, बहुत सारे नौजवान हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन-कौन से कंट्री ऐसे हैं जहाँ वीज़ा जो है वो आसानी से मिल जाता है? पाकिस्तान जो बाहर जाना चाहते हैं उसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ के हवाले से जाना चाहते हैं। कुछ एज़ अ विज़िटर्स जाना चाहते हैं, कुछ वर्क के लिए जाना चाहते हैं, कुछ वहाँ पे सेटल्ड होना चाहते हैं। कुछ का प्लान होता है सिर्फ फैमिली के साथ कुछ दिन का टूर करके आ जाना। तो इसमें कंट्री हर आपके पर्पस का जो है ना वो कंट्री टू कंट्री वैरी करता है कि आपने किस कंट्री में अप्लाई करना है और आपके अप्लाई करने की नौयत कौन-सी है वीज़ा अप्लाई करने की। अगर हम फैमिलीज़ के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास लॉन्ग टर्म वीज़ा के हवाले से कनाडा, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं, जो फैमिली वीज़ा के हवाले से बहुत बेहतर है क्योंकि इनका वीज़ा ही लॉन्ग टर्म का आपके पास स्टैम्प होता है। अच्छा, यूएस से या कनाडा की अगर आप बात करें तो उसके लिए क्या रिक्वायर होता है? कितने पैसे रिक्वायर होते हैं? क्योंकि लोग लाखों में माँगते हैं। अगर विज़िट वीज़े की बात करें और को अगर कोई वर्क वीज़े का कह रहा है तो उसमें कैसे फ्रॉड किया जा सकता है? वर्क वीज़ा के हवाले से आपको इस चीज़ का आइडिया है कि हमारा मार्केट फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वीज़ाज़ ग्रांट होते हैं वर्क के हवाले से किसी भी कंपनी से 10 वीज़ा इशू हो गए, 15 इशू हो गए, लेकिन हमारी मार्केट में पूरा साल वीज़े वर्क वीज़े के तौर पे चलते रहते हैं। तो इसमें यह है कि अगर जो पर्सन यहाँ से वर्क के लिए जाना चाहते हैं वो किसी भी कैटेगरी में हो, लेबर में हो, स्किल में हो, एजुकेशन बेस पे हो, उसमें तरीकाकार यही है कि आप वो कंट्री चूज़ करें जिनका वीज़ा आपको लॉन्ग टर्म का मिल रहा है। वहाँ पे अपने विज़िट को आप इज़ीली वर्क में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अच्छा, यूएस और कनाडा में कितनी देर का वीज़ा मिलता है? यूएसए का 5 इयर्स का विज़िट वीज़ा होता है, मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ होती है। आपकी लीगल जो हर दफ़ा की एंट्री है वो 6 मंथ की होती है। हर 6 मंथ के बाद आपको एक एग्ज़िट करना पड़ता है। कनाडा का जो है टिल पासपोर्ट वैलिडिटी आपका वीज़ा स्टैम्प होता है और ये भी मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ होता है और इसकी भी हर एंट्री जो है वो 6 मंथ की होती है। तो क्या रिक्वायर होता है? कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए कनाडा के लिए, यूएस के लिए?
विज़िट वीज़ा आपने किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना हो, आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत सिंपल से और बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिनमें एक तो आपकी आइडेंटिटी के सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, बाकी आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और साथ एक्स्ट्रा सपोर्टिव के तौर पे आपके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी है, गाड़ी वगैरह है, वो शो करवा सकते हैं। ये चीज़ें आपके होम कंट्री में आपकी पोज़ीशन शो करवाती हैं। बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए यूएसए या कनाडा के लिए? बैंक स्टेटमेंट सिंगल पर्सन के लिए कम से कम जो रिक्वायर्ड होती है वो 1 मिलियन की होनी चाहिए। लेकिन बैंक स्टेटमेंट 1 मिलियन को होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप कहें कि मैं 1 साल की बैंक स्टेटमेंट देता हूँ, वो शो करवा दें। आपने 6 मंथ की स्टेटमेंट देनी है या 4 मंथ की स्टेटमेंट देनी है, लेकिन प्रॉपर ट्रांज़ैक्शंस के साथ हो, मेंटेनेंस हो। मेंटेनेंस का मतलब है कि आपका इन आउट दोनों चलता आ रहा हो उसमें। ऐसा नहीं है कि अगर हम 6 मंथ की बात करें तो उसमें पिछले 5 महीने आपका अकाउंट बिल्कुल रनिंग में नहीं आया, बिल्कुल स्टक पड़ा हुआ और आप जो है सिर्फ लास्ट मंथ में अपनी ट्रांजैक्शंस करके शो करवा दें, ऐसा नहीं होता है। 6 मंथ प्रॉपर आपकी रनिंग में स्टेटमेंट आनी चाहिए। तो वो ये यही गलती होती है वीज़ा रिजेक्शन की, जब आपकी एप्लीकेशन ही अप्रूव नहीं होती, वो या स्टेटमेंट में ही गलतियाँ हो रही होती हैं। स्टेटमेंट में गलतियाँ हो जाती हैं, समटाइम हम अपने डॉक्यूमेंट्स में गलतियाँ कर लेते हैं कि जैसे कि बिज़नेसमैन हैं, उनको सिर्फ़ ये कहा जाता होता है कि अपने बिज़नेस को सिर्फ़ एनटीएन पे आप शो करवा लें, एनटीएन साथ दे दें। तो सिर्फ़ इस पर्पज़ से वो एनटीएन पे खुद को रजिस्टर नहीं करवाते हैं कि हमें हर साल टैक्स पे करना पड़ेगा। सैलरी पर्सन्स क्या कर रहे होते हैं कि वो अपनी जॉब शो करवा देते हैं, लेकिन उनके पास अपनी सैलरी स्लिप्स नहीं होती हैं, कोई अपना सैलरी सर्टिफ़िकेट नहीं होता, जिससे हम ये शो करवा सकें कि जो बैंक स्टेटमेंट में आपके पास बैलेंस होल्ड पड़ा हुआ है, इसका सोर्स ऑफ अर्निंग कहाँ क्या है, पेमेंट कहाँ से आ रही है। अच्छा, अगर कोई बंदा यूरोप जाना चाहता है, तो जी। यूरोप के लिए कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं, मतलब अगर हम सिर्फ़ एक ही यूरोपीय कंट्री का ले लें वीज़ा और बाकी आप 27-28 कंट्रीज़ घूम सकते हैं, कोई ऐसी आसानी भी होती है? यूरोप में तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ आ जाती हैं, जैसे कि रोमानिया, अल्बानिया, बेलारूस, सर्बिया, ये सारे भी यूरोप में आते हैं। अगर हम शेंजन की बात करें तो शेंजन में 27 टू 28 यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं। बिल्कुल। इनमें से अगर किसी एक भी कंट्री का आपके पास वीज़ा स्टैम्प हो जाता है, तो बाकी 28 कंट्रीज़ जो हैं वो आप उस पे विज़िट कर सकते हैं। कि जैसा कि अभी आपने अगर स्पेन के लिए अप्लाई किया है, तो आप बाकी आप लैंड आपने स्पेन में ही करना है। उसके उसके बाद आप इटली, पुर्तगाल, माल्टा, जर्मनी, फ्रांस, इनके पूरे 27 कंट्रीज़ आप विज़िट कर सकते हैं। बगैर मतलब कि एक ही कंट्री का वीज़ा, बाकी आपको उधर ही मिल जाएंगे जी, विज़िट। जिस कंट्री से आप इन कर रहे हैं, फिर आपको एग्ज़िट भी वहीं से करना पड़ता है। बाकी कंट्रीज़ का आपका काउंट नहीं होता कि आपने कहाँ-कहाँ पे ट्रैवल किया है। वीज़ा आपका वही कंसीडर होना है जहाँ का आपका आपने इन कर रहे हैं। और इधर भी डॉक्यूमेंट्स वही चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए अगर कोई यूरोप घूमना चाहता है? देखिए, वीज़ा आपका लॉन्ग टर्म का ही लगता है, लेकिन कभी भी टूरिस्ट या विज़िटर्स को ये नहीं कहा जाता है कि आप 6-6 महीने या 1-1 साल वहाँ पे रहेंगे, या उसके मुताबिक प्लान दिया जाता है। प्लान हर कंट्री का 10 से 15 दिन का ही दिया जाता है, तो 10 से 15 दिन के विज़िट के हवाले से 1 मिलियन का क्लोजिंग बैलेंस इनफ होता है। अगर कोई यूरोप में काम करना चाहता है या स्टडी के लिए जाना चाहता है, तो वो किस तरह अप्लाई कर सकते हो? कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ स्टडी या वर्क के लिए बेहतर आप समझती हैं? पढ़ने के हवाले से जो है ये इटली वगैरह काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और वैसे भी शेंजन कंट्रीज़ में जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप बेस पे जो है वो एजुकेशन मिल जाती है। वर्क की जहाँ तक हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि वर्क वीज़ा पाकिस्तान से लगना बहुत मुश्किल है। हुँ। तो इसके लिए बेहतर तरीकाकार यही होता है कि आप विज़िट पे जाएँ, विज़िट पे अपने बाकी कंट्रीज़ में जहाँ पे आप वर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी से कॉन्टैक्ट करके आप वहाँ पे वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा फ़ायज़ा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की अगर बात करें, अगर कोई बंदा विज़िट पे वहाँ जाता है, वहाँ उनको क्या फ़ायदे हो सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया में अभी जो फ़ायदा हो सकता है विज़िटर्स को, इसकी ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी चल रही है। सितंबर में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी पॉलिसीज़ चेंज की हैं ऑस्ट्रेलिया ने, कि पहले 3 मंथ का इसका विज़िट वीज़ा था। अभी मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ करके इसको 1 ईयर का और 6 मंथ का कर दिया हुआ है। बड़ी बात है। और इसमें ये है कि वो बिज़नेसमैन को काफ़ी अच्छे इसमें ऑप्शंस मिल सकते हैं कि वो डिफरेंट कंपनीज़ के साथ जाके वहाँ पे कोलैबोरेट कर सकते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हमें कनाडा जाना चाहिए, अमेरिका जाना चाहिए, यूरोप जाना चाहिए, वहाँ पे जाके हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा बिज़नेस चल सकता है। न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छे कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे आपको बिज़नेस ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। अ
क्योंकि इन जगहों पे अभी पाकिस्तान की तरफ से इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। कनाडा में तो पिछले साल 2 सालों में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे जा चुकी हुई है और वहाँ पे जाके उन्होंने अपने बिज़नेस स्टार्ट किए हुए हैं। तो अगर हम न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी बिज़नेसमैन अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायरेक्ट अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपने विज़िट को वर्क में कन्वर्ट करके। बाकी मैंने बताया कि डिफरेंट कंपनीज़ के जब हम कोलैबोरेट करते हैं, तो वहाँ पे सेटल्ड होना बड़ा ईज़ी हो जाता है कि वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। अच्छा फ़ायज़ साहब, मैं ना सोशल मीडिया जब भी स्क्रॉल करता हूँ ना, कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं। हुँ। एक न्यूज़ बड़ी कुछ महीनों पहले चली थी कि एक कंट्री ने कहा कि आप यहाँ आके बसें, हम आपको नेशनैलिटी भी देंगे और इतने पैसे भी देंगे। बस आपने अपने मुल्क को छोड़ना और इधर आके रहना है। हुँ। ऐसा कुछ होता है? ये सिर्फ़ हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, ये आयरलैंड के हवाले से है। आयरलैंड में बड़े क्लाइंट्स भी हमारे पास आके कह रहे थे कि हम ये न्यूज़ सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे हमारे मुल्क का वीज़ा भी अप्लाई करें, यहाँ पे आपको नेशनैलिटी भी देंगे, आप यहाँ पे शादी करके सेटल्ड हो सकते हैं, इस तरह की खबरें। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ़ जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ एजेंट्स वगैरह ने सिर्फ़ अपना एक बिज़नेस चलाने के लिए इस तरह की, हम समझ लें कि हम ये ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जिसमें हम कुछ पेमेंट तो ले लेंगे लेकिन उसमें क्लाइंट का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उसके पैसों का भी और उसके वक़्त का भी और सबसे बड़ी बात कि इमोशंस बड़े जुड़े होते हैं। जब हम डायरेक्ट ये कह रहे होते हैं कि आपको 100% वीज़ा मिलना है और ये सारा कुछ आपको वहाँ पे जाके मिलेगा। तो सीधे तरीके से बात वही है कि आपने ये सारी चीज़ें बजाय आप सोशल मीडिया पे जगह-जगह देखें, बेहतर तरीका ये है कि आप या तो चीज़ों को गूगल कर लिया करें या फिर जो है आप उनकी वेबसाइट्स विज़िट कर लिया करें। उनकी वेबसाइट्स पे हर तरह की इन्फॉर्मेशन दी होती है कि क्या-क्या प्रोसेस है, किस प्रोसीजर से गुज़रना है। तो अगर हम ये कहें कि हम विज़िट पे जा रहे हैं, डायरेक्ट जाते हैं, हम शादी कर लेंगे, हम वर्क स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर चीज़ को एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलना होता है। विज़िट है, इसको वर्क में कन्वर्ट करना है, कितना टाइम आपने एग्रीमेंट साइन किया, वो वर्क करना है, उनकी रूल्स रेगुलेशन को फ़ॉलो करना है, जिसके बाद ही आप जो है वो एलिजिबल होंगे उनका पीआर या टीआरसी वहाँ पे लेने के लिए। अच्छा, ये तो आपने बता दिया। आपसे जब भी बात करता हूँ ना, तो बड़ा लगता है कि वीज़ा लेना बड़ा आसान है। हुँ। तो अगर वीज़ा लेना इतना आसान है तो लोग डंकी क्यों लगाते हैं? देखिए, वीज़ा डंकी लगाना लोगों को बहुत आसान लगता है। लोगों को लगता है कि जी 100% हम वहाँ पे पहुँच जाएँगे, हमें हमारा काम शुरू हो जाएगा, हमारा रोज़गार शुरू हो जाएगा, लेकिन उसमें उनकी जान का बहुत बड़ा ख़तरा होता है। तो उससे बचने से की बजाय जैसे आपने बताया कि हमारे पास जो क्लाइंट आए, हम कहें कि वीज़ा लगना बहुत आसान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लाइंट को ये बताते हैं कि ये चीज़ें कंप्लीट करके एप्लीकेशन देना बहुत सिंपल है। बाकी वीज़ा देना, ना देना वो ना मेरे पे है, ना किसी दूसरे तीसरे कंसल्टेंट पे है। वो सिर्फ़ एम्बेसी के डिस्पोज़ल पे है कि एम्बेसी ने आपको वीज़ा ग्रांट करना है। ओवरऑल द वर्ल्ड एप्लीकेशंस आती हैं, सिर्फ़ पाकिस्तान से एप्लीकेशन नहीं है। वीज़ा लग भी सकता है, वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है। लेकिन ये है कि हम रिस्क लेना चाहिए हमें। हो सकता है कि जो 80-90% लोगों को वीज़ा मिलना होता है, हो सकता है आप उनमें आ जाएँ। कभी ऐसा होता है कि अनलकीली हम उन 10% में आ जाते हैं जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। जिस पे हम लोग बिल्कुल डिसहार्ट होके बैठ जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका वीज़ा नहीं लगा है, जो एलिगेशंस लगे हैं उनको क्लियर करके बार-बार एप्लीकेशन को अप्लाई करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉस्ट है नहीं। एम्बेसी फ़ी पे करनी है, कंसल्टेंट आपसे कितना चार्ज कर लेगा, मैक्सिमम 50,000, 1 लाख, 2 लाख भी अगर हम लगा लें, तो उससे बहुत डंकी लगाने से बहुत बेहतर है ये वाला रिस्क लेना, ये स्टेप लेना। अच्छा फ़ायज़ा, एक ये भी सुनने को मिलता है कि जी अगर यूएसए का वीज़ा लग गया ना आपके हुँ। पासपोर्ट पे, तो आप दुनिया के किसी भी कोने पे जा सकते हैं। देखिए, विज़िट वीज़ा जो होता है उसकी इश्यू होने की और एक्सपायर होने की एक वैलिडिटी होती है, जिसमें आपका जो है वीज़ा लगता है। नहीं, पासपोर्ट की ताकत बढ़ जाती है यूएस वीज़ा लगने से? वीज़ा कोई भी हो, किसी भी कंट्री का हो, आपके पासपोर्ट की वर्थ बढ़ती है अगर आपने वहाँ पे इल्लीगल स्टे नहीं किया हुआ, आप डिपोर्ट नहीं हुए हुए। आपका 5 साल का वीज़ा लगा हुआ है, अगर आप वहाँ पे ओवरस्टे ही हो गए हैं, तो फिर आपका उसने आपको फ़ायदा क्या देना बल्कि उल्टा नुकसान ही हो रहा है कि आपने उनके रूल्स को ब्रेक किया हुआ है। लेकिन यूएसए बड़े कंट्रीज़ में आता है, अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा लगा हो, उसके बाद आपके लिए बाकी कंट्रीज़ का वीज़ा लगना मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी हो जाता है। यूएसए के जो लोग वीज़ा अगर किसी का लग भी जाए तो वो पहले तो इंटरव्यू होता है। हुँ, तो इंटरव्यू से लोग डर जाते हैं कि उनको इंग्लिश नहीं आती। हुँ। तो इसका कोई तरीकाकार है आसान कि ब इंग्लिश ना बोली जाए वहाँ?
हमेशा हर दफ़ा मैं यही बताती हूँ कि यूएसए का जो है इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है, लोग सिर्फ यहाँ पे आके परेशान होते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शन होता है लैंग्वेज सेलेक्ट करने का, वहाँ पे आप इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी तीनों लैंग्वेज ही सेलेक्ट सेलेक्ट कर कर सकते सकते हैं, हैं। बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक पर्सन कहे कि मैंने वहाँ पे जाके इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना है, वो एम्बेसडर को अपना पर्पज़ ही ना क्लियर कर पाए मेरे वहाँ पे जाने का, तो आपको ऐसे इंग्लिश बोलने का क्या फ़ायदा है? आप एटलीस्ट वो लैंग्वेज लें जिसमें आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट हैं कि आप इन्वेस्टर के क्वेश्चंस के क्लियरली आंसर दे सकते हैं, अपना उसको पर्पस क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ट्रांसलेटर्स होते हैं वहाँ पे। यानी कि होते हैं। तो जी, एक बिल्कुल। तो यूएस की ना जो है ना वो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती हुँ। इंटरव्यू की। तो इसका भी कोई तरीकाकार है कि जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो वो क्या तरीकाकार होता है? यूएसए की अपॉइंटमेंट जो है इंटरव्यू के लिए वो 1 डेढ़ साल बाद की मिलती है, लेकिन आपने अर्जेंट अगर अपॉइंटमेंट लेनी होती है तो बहुत ज़्यादा अ, अभी क्लाइंट जो है वो इतना लंबा वेट नहीं करते हैं। तो फिर उनको फिर हम अर्जेंट बेसिस पे अपॉइंटमेंट अरेंज कर देते हैं जो विदिन 2 और 3 मंथ अवेलेबल हो जाती है। हो जी, जाती है। बिल्कुल। अच्छा, कौन-सा कंट्री ऐसा है जहाँ इंटरव्यू नहीं होता और वीज़ा मिल जाता है? बड़े जो मैंने अभी कंट्रीज़ हमने डिस्कस किए हैं उसमें कनाडा का ऑनलाइन प्रोसेस है, उसका कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई फिज़िकली फाइल सबमिशन नहीं है, सारा प्रोसेस ही ऑनलाइन होता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं तो उसका भी सारा प्रोसेस होता है, सिर्फ़ आपको बायोमेट्रिक करवाने होते हैं। न्यूज़ीलैंड की भी जो है वो कोई एम्बेसी फ़ी नहीं है, सॉरी, उसकी न्यूज़ीलैंड की कोई जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई उसकी फाइल सबमिशन नहीं है, कोई बायोमेट्रिक नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। उसका सारा प्रोसेस ही ऑनलाइन होता है। ठीक है, और यूरोप के भी ऑनलाइन? यूरोप की 28 कंट्रीज़ हैं, उसमें सिर्फ 3 से 4 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो इंटरव्यू बेस्ड हैं, जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रीस, इटली छोटा-सा एक माइनर सा आपका इंटरव्यू करते हैं। बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो टोटली आपके पेपर बेस्ड में चले जाते हैं। आयरलैंड बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आयरलैंड का वीज़ा भी आपका पेपर बेस्ड में है। साउथ कोरिया बहुत अच्छा ऑप्शन है ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के हवाले से। इसकी फ़ाइल सबमिशन है, सिर्फ आपने जाके इसकी एम्बेसी में फ़ाइल सबमिट करवा के आनी है। जापान की रेशो बहुत अच्छी है, जापान की एम्बेसी फ़ी नहीं है, सिर्फ़ इसकी फ़ाइल सबमिशन है, वो भी डायरेक्ट आपने जाके एम्बेसी में फ़ाइल सबमिट करवानी होती है। ठीक है। फैमिली के साथ किस जगह जाना चाहिए? कौन से मुल्क ऐसे हैं ममालिक जहाँ मतलब आसानी से जा सकते हैं और कोई इश्यू भी नहीं है, सिक्योरिटी के हवाले से भी ठीक है? फैमिली विज़िट्स के हवाले से, फैमिली सेटल्ड होने के हवाले से, फैमिली वर्क के हवाले से, हमेशा से 3 कंट्रीज़ बहुत अच्छे हैं जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड, क्योंकि इन कंट्रीज़ का वीज़ा ही आपका लॉन्ग टर्म का लग रहा है। लॉन्ग टर्म का वीज़ा है, मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ है और इसका लीगल स्टे आपका लंबा है, 6 मंथ का आपका स्टे है। फैमिली को हमेशा इन 3 कंट्रीज़ को ही चूज़ करना चाहिए अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अच्छा, फ़ायज़ा, ये जो रिजेक्शन होती है यूएसए वीज़े की, अगर ख़ास तौर पे बात करें, तो वो अगर एक दफ़ा हो गई है, तो मज़ीद क्या दोबारा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए सिर्फ यूएसए नहीं, हर कंट्री मैंने पहले भी डिस्कस किया, किसी भी कंट्री में अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, तो इस पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप दोबारा से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो रिजेक्शन लगे हुए हैं उसको क्लियर करने के लिए। बाकी जो अगर हम यूएसए की बात करते हैं, यूएसए का अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो यूएसए आपको कोई उसमें मेंशन नहीं करता कि किस रीज़न की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया है। तो इसलिए सिर्फ़ आपने जो है अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रखना होता है, क्योंकि आप जितने कॉन्फिडेंट होंगे खुद को लेके उतना इन्वेस्टर पे अच्छा इम्पैक्ट जाएगा और आपको वीज़ा देगा वो। अच्छा, कितनी दफ़ा आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंट्री में? बार-बार अप्लाई कर सकते कोई हैं, मसला नहीं है, कोई 100 मतलब टाइम्स भी ऐसा नहीं है? अप्लाई कर सकते हैं आप, उनकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने कितने टाइम तक अप्लाई करना होता है। यूरोप का वीज़ा जो है, जी। ये कितने दिनों बाद मिल जाता है? यूरोप का वीज़ा अप्लाई करने के लिए सिर्फ़ इसके अपॉइंटमेंट का वेट होता है। जिस डेट की आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, उस डेट को आपने अपनी ये फ़ाइल भी 1 सबमिट साल करवानी बाद ही होती है। मिलती है नहीं, अपॉइंटमेंट? इनकी अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है, विदिन डेज़ मिल जाती हैं आपको। विदिन डे जी, मिल बिल्कुल। और वीज़ा भी फ़ौरन मिल जाता है? जब आपने फ़ाइल सबमिट करवानी है, तो उसके बाद एम्बेसी कम से कम 30 डेज़ का टाइम देती है। इससे अच्छा। ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता। लोग जो है ना डन बेसिस पे काम कर रहे हैं, 25-25 लाख रुपए लेकर आए हैं, आपको फ़ौरन वीज़ा दे देंगे। जी। आपकी 1 लाख रुपए आप कमाती हैं, आप भी 25 लाख कमाएँ, आपके पास तो ऑप्शंस भी हैं। आप डन बेसिस पे काम क्यों नहीं करती? और आपके पास क्या कोई ऐसे कंट्रीज़ नहीं है जो डन बेसिस पे वीज़ा दे दे? देखिए हमारे पास बड़े क्लाइंट आते हैं, वो आके हमें ये बताते हैं कि मेरा फ़लाँ इन्वेस्टर के साथ बहुत अच्छा लिंक है, फ़लाँ मेरा दोस्त है, उसके साथ मैं खाने खा चुका हूँ। लेकिन वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो फिर भी हमसे सर्विसेज़ ले रहे होते हैं।
तो यहाँ पे सिर्फ़ ये बताना चाहती हूँ कि एम्बेसीज़ ऐसी चीज़ है जहाँ तक हमारी सिर्फ़ अप्रोच नहीं है, वरना पाकिस्तान है, यहाँ पे हर बात, हर काम जो है एक फ़ोन करते हैं, समझ लें कि हमारा रेफ़रेंस बेस पे हो रहा होता है। ऐसे ही। लेकिन वीज़ा लेना ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको प्रॉपर उनके रूल्स रेगुलेशन को फ़ॉलो करके उनके पोर्टल पे ही अप्लाई करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी कि उनकी जो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं उनको गुज़रना ही पड़ता है। तो जो लोगों से कहा जा रहा होता है कि 100% वीज़ा है, डन बेस पे वीज़ा है, डन बेस एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी एग्ज़िस्ट नहीं करता है। ये सिर्फ़ उन लोगों के पास इस चीज़ की एग्ज़िस्टेंस है जो समझ लें कि दिन में ही चाह रहे होते हैं कि हम ज़मीन से आसमान तक पहुँच जाएँ, एक दिन में 50-60 लाख लेके घरों को चले जाएँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, किसी के इमोशंस के साथ, उनके पूरे फ्यूचर के साथ खेलने से बेहतर है कि आप उनको एक प्रॉपर वे में गाइड किया जाए। लेकिन हमारी आवाम भी ऐसी है जो सिर्फ़ ये सुनना चाह रही होती है कि एक बंदा बोले कि मेरे पास वीज़ा पड़ा हुआ है, आपने कल ही पासपोर्ट लेके आना है, मैंने उस पे आपका वीज़ा चिपका देना है, हमारी आवाम भी ये सुनना चाहती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिन्होंने आपसे ये डन बेस के हवाले से 50-60 लाख में 10-20 लाख में बात की होगी, उन्होंने भी इसी प्रोसेस से गुज़रना है। उनके पास क्या होता है कि महीने में कोई आ गए हैं, 50 लोग आ गए हैं या 2 महीनों में आ गए हैं, 100 लोग आ गए हैं, उनमें भी सबका वीज़ा अप्लाई करना है, किसी एक का वीज़ा लग जाएगा तो बाकी सबका एक्सपेंस होता है वो उसमें निकल आता है। जबकि उस सूरत में भी वो उनसे चार्ज कर रहे होते हैं। आपकी एम्बेसी फ़ी हो गई है, आपका ये बस। लेटर आ गया है, आपका ये पेपर आ गया, अभी आपके बायोमेट्रिक आ गए हैं, अभी आपके डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रहे हैं। आपने इनिशियल जो है अगर 50 लाख बोला हुआ है, इनिशियल आपने 5 लाख देना है, बाकी आपके बायोमेट्रिक करवाएँगे 5 लाख तब देना है, बाकी वीज़ा लगने के बाद। तो क्लाइंट बड़ा सैटिस्फाई हो जाता है, अच्छा अभी तो मैं सिर्फ़ 5 लाख दे रहा हूँ, बाकी 50 तो मैंने बाद में देने हैं। हुँ, उसको ये समझना चाहिए आपका जो पूरी फ़ाइल का खर्चा ना वो 5 लाख भी नहीं है। 5 लाख भी नहीं है। जी, टोटल बिल्कुल। खर्चा कितना है? एम्बेसी फ़ीस होती है, एम्बेसी ने आपसे फ़ीस ले ली है, कनाडा की अगर हम बात कर लें तो उसकी 50,000 एम्बेसी फ़ी है, ऐसे ही है। 185 कैनेडियन डॉलर्स। बाकी जो है वो सारा जो आपका 4.5 लाख रुपए है वो कंसल्टेंट की जेब में जा रहा है। और तो उसके अलावा भी जो तो 45 लाख है उससे वो। आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, वीज़ा लग जाए, तो वीज़ा लग जाएगा तो आपसे बाकी का 50 लाख ले लेगा, नहीं लगेगा तो आपका 5 लाख वेस्ट हो जाएगा। तो लगने के बाद जो आपने 50 लाख उसको देना है, तो वही आप वहाँ से अप्लाई कर लें, जहाँ पे सिर्फ़ आपसे कंसल्टेंसी ली जा रही है, वीज़ा लगे या ना लगे। बाद में कुछ चार्ज तो नहीं किया जा रहा, बल्कि वीज़ा लगने के बाद भी आपसे ये कहा जा रहा है कि सेकंड और थर्ड टाइम पे भी आपकी एप्लीकेशन को दोबारा अप्लाई करेंगे। ये कंसल्टेंट को चूज़ करना या अच्छे जो है वो अपने प्रोफाइल मेकिंग के लिए, अपने एप्लीकेशन के लिए किसी बंदे को जाँचना, वो आप पे ही डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितना चीज़ों को सीरियसली लेके चल रहे हैं, आपके पास कितना नॉलेज है चीज़ों को लेके चलने का। अच्छा, ये कोई अप्रूव होता है कि जैसे मतलब कोई भी इदारा है वो किसी भी इदारे के साथ मुंसलिक होता है। हुँ। ये जो वीज़ा करने वाले होते हैं ये किसी को गवर्नमेंट के खाते में नहीं आते या स्कैटर्स आई हैं? देखिए हर कोई पर्सन यहाँ पे लाइसेंस लेके नहीं बैठा हुआ है। आपको वैसे लाइसेंस लाइसेंस होता है? जी, बिल्कुल, आपको अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, आपको जो है लाइसेंस लेना पड़ता है, इनके डिफरेंट लाइसेंस लेने पड़ते हैं, तो ही आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो डन बेस वाले हैं या 100% वाले हैं, इन्होंने कोई लाइसेंस वगैरह नहीं लिया होता है, ना ही इनका कोई प्रॉपर अपना ऑफ़िस होता है। ये लोगों से ऐसे ही चलते हुए डील कर लेते हैं, हमारा यहाँ पे ऑफ़िस है, हमें देख लीजिएगा। बड़े ज़्यादा लोग आते हैं कि हमें एक पर्सन ने आया, उसने हमसे पैसे चार्ज किए, बाद में हम दोबारा गए, वहाँ पे उसका ऑफ़िस ही नहीं है। वो बनता ही नहीं है। तो इस बारे में तो ये कहा जा सकता होता है कि आप खुद पर्सनली चीज़ों को देख के फिर ही किसी के पास ट्रस्ट करें। अच्छा, अब हम थोड़ी-सी गरीब बंदों की भी बात करते हैं जो घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं। कोई ऐसा सस्ता मुल्क हो, जहाँ वो आसानी से जा सकें बीवी के साथ, स्पाउस के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, कि वो घूमें-फिरें और सस्ता भी हो। कौन-कौन से कंट्रीज़ हैं जो सस्ते भी हैं? हुँ। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपके पास कोई वीज़ा नहीं लगा हुआ है, आप चाह रहे हैं कि बहुत कम एक्सपेंस में आपका हो जाए, तो मैंने आपको बताया कि हर कंट्री का जो एम्बेसी फ़ी है, सिर्फ़ वो आपका एक्सपेंस आता है, बाकी कंसल्टेंट के चार्जेज़ आपके नहीं थाईलैंड, आते। मॉरिशस की बात करें, मालदीव की बात करें, ये महँगे हैं या ये यहाँ अगर कोई घूमने जाए, सिंगापुर ट्रैवल तो हिस्ट्री महँगा है। बनाने के हवाले से कंट्रीज़ बहुत बेहतर हैं और बहुत मिनिमल सा इनका एक्सपेंस आता है। इसके लिए भी ज़रूरत होती है किसी थर्ड पार्टी की कि वो फाइल इधर भी सबमिट करवानी होती है। देखिए, आपको मलेशिया। सर्विसेज़ तो लेनी पड़ती हैं, आपको कंसल्टेंट्स की, क्योंकि उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपकी चीज़ों को जो है आगे एम्बेसी के डिस्पोज़ल पे भेजना होता है। तो अगर ये आप खुद लेना ज़रूरत है। चाहते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं सर्विसेज़ सारी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा-सा वर्किंग करनी पड़ती है। वर्किंग वैसे तो आपने खुद करनी फ़ायज़ा जब पड़ेगी। भी आपने ये काम शुरू किया था, वर्किंग तो आपने की होगी। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे कौन से ममालिक ऐसे हैं जहाँ फ्री एंट्री है? फ्री एंट्री तो किसी भी कंट्री में नहीं होती है। मतलब वीज़े के बगैर?
वीज़े के बगैर कहीं पे भी कोई एंट्री नहीं है। पाकिस्तानियों को वीज़ा प्रॉपर अप्लाई करके मिल जाए तो बड़ी बात है। आप फ्री एंट्री की बात कर रहे हैं। नहीं होते ही होंगे ना कोई युगांडा, लोग युगांडा भी घूमने जा रहे हैं। मैंने एक व्लॉगर देखी फैमिली, मियाँ बीवी फैमिली है, वो बकायदा युगांडा और वो जितने भी उसके रिलेटेड हैं साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उधर ये घूम सारी रहे हैं। कंट्रीज़ जो हैं इनके लिए भी आपको वीज़ा अप्लाई वो करना तो करना ही पड़ता है जी। लेकिन सस्ते हैं, लेकिन हाँ, क्राइम बिल्कुल। रेट बहुत ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जैसे कि ट्रैवल हिस्ट्री अगर आप अच्छी अपनी लेना चाहते हैं जो आपको बड़े कंट्रीज़ के लिए भी आगे फ़ायदा दे, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, सिंगापुर इन कंट्रीज़ का आप जो है वो टूर कर कर लें। सकते हैं, जी, दुबई भी इसमें बिल्कुल। शामिल है? गल्फ़ कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री काउंट नहीं होती है। नहीं होती जैसे गल्फ कि में? दुबई, सऊदी अरब, कतर, ओमान इनकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट नहीं होती है। यानी कि आपने कहीं भी वेस्टर्न कंट्री में जाना है तो आपकी गल्फ कंट्री की कोई ट्रैवल हिस्ट्री काउंट ही नहीं होनी। जी, बिल्कुल तो ऐसा ही उसके है। लिए एक थाईलैंड का वीज़ा वीज़ा लगाएँ अगर आप कमा रहे हैं तो। जी, मलेशिया, थाईलैंड 2 कंट्रीज़ का दोनों टूर करें। मॉरिशस, मालदीव ये भी जी। भूटान इधर भी ऐसे ही है, नेपाल अ, भी उसमें शामिल है। नहीं हमें वो कंट्रीज़ चूज़ करने चाहिए जिनका जो है वो अपना भी सारा समझ लें कि डेटा बड़ा क्लियरेंस में आ रहा होता है। क्योंकि ये कंट्रीज़ ना फिर आपको बाकी कंट्रीज़ के लिए फ़ायदा दे रहे होते हैं। हुँ, जैसे मैंने आपको बताया मलेशिया, थाईलैंड बहुत कम खर्चे में इनका वीज़ा भी लग जाता है और बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट का कोई मसला ही नहीं होता आपका वीज़ा लगने का। बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक़्त दिया लेकिन फ़ाज़ साहब आपसे अगर कोई राब्ता करना चाहे तो वो किस तरह राब्ता कर सकते हैं ताकि आप उनको आसानी से जो है वो रास्ता दिखा सकें? हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें चेक कर सकते हैं। फ़ोन नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 0312495533 0315495533 इन पे व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। हमें सोशल मीडिया से डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। एफके वीज़ा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो है वो टिकटॉक चैनल चल रहा है, यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। हमारा ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं। मॉडल टाउन लिंक रोड पे हमारा ऑफिस है एफके वीज़ा कंसल्टेंट नाम से न्यू लिबर्टी टावर प्लाजा में सेकंड फ्लोर पे 26 ऑफिस नंबर है। ये था आज का हमारा पॉडकास्ट और इसमें काफ़ी ज़्यादा तफ़सील से हमने बात की कंट्रीज़ के हवाले से, वीज़ा के हवाले से। अगर आपको ये आपकी फैमिली मेम्बर में अगर कोई जाना चाहता है तो वो लाज़मी इस पूरी वीडियो को देखें और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।